2 जनवरी की रात वेनेजुएला की राजधानी कराकस अचानक धमाकों से गूंज उठी। कुछ ही घंटों के अंदर ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक बहुत बड़ा सैन्य ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। तो आखिर हुआ क्या था उस रात, चलिए समझते हैं। देखिए, ये कोई मामूली सैन्य हमला नहीं था। इस ऑपरेशन का निशाना कोई आतंकी ठिकाना नहीं, बल्कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो खुद थे। अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस ने उन्हें और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। किसी देश के मौजूदा राष्ट्रपति को इस तरह पकड़ लेना एक ऐसी घटना है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला सकती है। और हाँ, ये बेहद विवादास्पद भी है। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं इस पूरे ऑपरेशन को और इसके केंद्र में मौजूद शख्स यानी वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की कहानी को। इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। और फिर कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद एक चौंकाने वाला ऐलान किया कि निकोलस मदुरो को अमेरिकी हिरासत में लेकर न्यूयॉर्क पहुंचा दिया गया है, जहां उन पर एक अमेरिकी अदालत में केस चलेगा। तो सवाल उठता है कि ये निकोलस मदुरो हैं कौन? इनकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। सोचिए, एक बस ड्राइवर से अपना करियर शुरू किया, फिर ट्रेड यूनियन के एक बड़े नेता बने और धीरे धीरे पूर्व राष्ट्रपति हुगो चावेस के सबसे भरोसेमंद लोगों में शामिल हो गए। 2013 में चावेस के निधन के बाद वो एक बहुत करीबी चुनाव जीतकर राष्ट्रपति तो बने, लेकिन उनका कार्यकाल वेनेजुएला के लिए एक बुरे सपने जैसा साबित हुआ। आर्थिक तबाही, अमेरिकी प्रतिबंध और जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। तो अगला सवाल ये है कि आखिर अमेरिका को इतना बड़ा, इतना विवादास्पद कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? वॉशिंगटन ने दुनिया के सामने इसकी क्या वजह रखी? आधिकारिक तौर पर अमेरिका ने 4 बड़ी वजहें बताई हैं। पहली, नार्को टेररिज्म यानी ड्रग्स की तस्करी। दूसरी, वेनेजुएला से पैदा हुआ प्रवासन का संकट। तीसरी, अमेरिका की अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा। और चौथी वजह ये दी गई कि मदुरो पर लगाए गए प्रतिबंध और बातचीत की सारी कोशिशें नाकाम हो चुकी थीं। सबसे बड़ा और कह सकते हैं कि सबसे संगीन आरोप जो है वो है ड्रग्स का। अमेरिका का दावा है कि मदुरो कार्टेल ऑफ द सन्स नाम के एक बहुत बड़े ड्रग्स नेटवर्क के सरगना हैं। अमेरिका के मुताबिक वेनेजुएला कोकीन की तस्करी का एक हब बन चुका है और ये ड्रग्स सीधा अमेरिका पहुंच रहा है। इसीलिए अमेरिका की नज़र में मदुरो एक राष्ट्रपति कम और एक आपराधिक भगोड़े ज्यादा है। इसके अलावा अमेरिका ने प्रवासन संकट को भी एक बड़ी वजह बताया। वेनेजुएला की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था की वजह से करीब 70 लाख लोग देश छोड़ चुके हैं और ट्रंप प्रशासन का मानना था कि इन लोगों की आड़ में अपराधी अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं। इस ऑपरेशन को अपनी सुरक्षा के लिए उठाया गया एक निवारक कदम कहा गया। और आखिर में दलील ये थी कि जब सालों के प्रतिबंधों का कोई असर नहीं हुआ तो सीधी सैन्य कार्यवाही ही आखिरी रास्ता बचता था। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? क्या ये आधिकारिक वजह ही पूरी सच्चाई हैं? या फिर पर्दे के पीछे कुछ और भी चल रहा था? एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन बयानों के पीछे कुछ बहुत गहरे रणनीतिक कारण भी छिपे हो सकते हैं। तो असली वजह क्या हो सकती है? ज्यादातर एक्सपर्ट्स 2 चीजों की तरफ इशारा करते हैं। एक, तेल और दूसरा जियोपॉलिटिक्स। और जब हम तेल की बात करते हैं तो बस एक आंकड़ा ही पूरी कहानी बयां कर देता है। 303 अरब बैरल। जी हाँ, ये वेनेजुएला का प्रमाणित तेल भंडार है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये एक ऐसा आंकड़ा है जो दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। अब इस नंबर को जरा समझिए। ये इतना ज्यादा है कि वेनेजुएला का तेल भंडार सऊदी अरब से भी बड़ा हो जाता है। जी हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा। तो जाहिर सी बात है, जो भी इस तेल को कंट्रोल करेगा, दुनिया के एनर्जी मार्केट पर उसका दबदबा होगा। बहुत से लोगों का मानना है कि यही अमेरिका का असली मकसद था। अब बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की। देखिए, मदुरो के जो सबसे पक्के दोस्त थे वो अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते थे। रूस से उन्हें सैन्य मदद मिलती थी, चीन से पैसा, ईरान उन्हें प्रतिबंधों से बचने के नुस्खे सिखाता था और क्यूबा खुफिया मदद देता था। एक तरह से वेनेजुएला अमेरिका के बिल्कुल पड़ोस में उसके दुश्मनों का एक अड्डा बन गया था और ये बात अमेरिका को कभी गवारा नहीं हो सकती थी। मदुरो को तो हटा दिया गया, लेकिन इसके बाद क्या? वेनेजुएला का भविष्य अब कैसा होगा? क्या अमेरिका के पास देश के लिए आगे की कोई योजना है? इस सवाल का जवाब कुछ हद तक राष्ट्रपति ट्रंप के एक बेहद हैरान कर देने वाले बयान में मिलता है।
उन्होंने कहा, फिलहाल देश हम चलाएंगे। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, अब वेनेजुएला पर सीधा नियंत्रण अमेरिका का होगा। तो अमेरिका का प्लान आखिर है क्या? ऐसा लगता है कि ये एक 4 सूत्रीय योजना है। पहला कदम एक अस्थायी अमेरिकी प्रशासन बनाना। दूसरा, देश के तेल क्षेत्रों, बंदरगाहों और सीमाओं पर कब्जा करना। तीसरा, तेल उद्योग को फिर से शुरू करना, जिसमें शायद अमेरिकी कंपनियों को बड़ी हिस्सेदारी मिले। और आखिर में अपने निगरानी में एक नई सरकार बनवाकर उसे सत्ता सौंप दें। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा कानूनी और नैतिक सवाल खड़ा होता है। क्या ये सब कुछ कानूनी था? अमेरिका का तर्क है कि ये युद्ध नहीं, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्शन था, जैसे किसी ड्रग्स माफिया को पकड़ा जाता है। लेकिन आलोचक कहते हैं कि ये सरासर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। आप बिना संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के किसी दूसरे देश में घुसकर उसके राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं कर सकते। और जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो एक पैटर्न साफ नजर आता है, एक ऐसा पैटर्न जो थोड़ी चिंता पैदा करता है। चाहे वो 1989 का पनामा हो, 2003 का इराक हो या 2001 का अफगानिस्तान। अमेरिका ने सैन्य जीत तो बड़ी आसानी से हासिल कर ली, लेकिन उसके बाद उन देशों को स्थिर बनाने की कोशिशें दशकों तक चली। बेहिसाब पैसा खर्च हुआ और नतीजा अक्सर नाकामी ही रहा। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं। क्या ये वाकई एक अपराधी को पकड़ने का मिशन था, या एक संप्रभु देश पर कब्जा करने की कोशिश? और इस ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व की असली कीमत कौन चुकाएगा? सिर्फ वेनेजुएला या फिर पूरी दुनिया? इन सवालों का जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही दे।